हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे 95 मार्क्स सीरीज का छठा चैप्टर दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड नंबर है 317। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर का नाम है आपका मौलिक अधिकार, चैप्टर नंबर 6। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, आप लोगों को पता नहीं है कि नोट्स कहाँ से मिलते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जाकर फॉलो कर लेना। अगर ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के महत्व की व्याख्या कीजिए। जो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी विशेषता के बारे में बताना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो जरा ध्यान समझ देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या है भैया? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का आत्मा है। और ये अधिकार नागरिकों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करता है। ये व्यक्ति को राज्य की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। ठीक है ना? तो यहां से आपने क्या समझा, ये नागरिक का क्या करता है? शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को कंफर्म करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, और ये व्यक्ति को राज्य की मनमानी से सुरक्षा देता है कि राज्य अपनी मनमानी करता है तो उससे बच सकते हैं मौलिक अधिकार के द्वारा, और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो ये काम क्या है? मौलिक अधिकार का काम है। उसके बाद पहला पॉइंट, मौलिक अधिकार समानता, स्वतंत्रता, धर्म की आजादी, न्याय की गारंटी देता है। तो ये सारे काम मौलिक अधिकार करते हैं। फिर है, यदि राज्य या कोई संस्था इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। वहां पे जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, बोल सकता है कि हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं लोग। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों को भी सुरक्षा देता है। ठीक है, पूरा प्रावधान लिखा हुआ है जो कि मैंने इसके नोट्स वाले या वन शॉट वाले वीडियो में पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, ये तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इस प्रकार के ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन की नींव है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? संविधान है। और संविधान में लोगों के विकास की बात की जाती है, उनके अधिकारों की बात की जाती है, और उनके शोषण से बचाने का काम हमारा मौलिक अधिकार का होता है। ठीक है, मेन पर्सपेक्टिव यही होता है इनका। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, समानता के अधिकार के किन्हीं तीन पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो समानता के अधिकार की तीन बातें करते हैं। तो देखिए तीन बात क्या है? देखिए पहला है, कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कानून के सामने वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, आगे क्या है? दूसरा, धर्म, जाति, लिंग, मैंने क्या बोला? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को नहीं किया जाएगा, निषेध है। और जिसमें समाज में समानता स्थापित होती है, इससे क्या होता है? समाज में समानता स्थापित होती है। आप किसी के साथ ये कह के भेदभाव नहीं कर सकते हो कि आप दूसरे धर्म के हो, आप काले हो, आप गोरे हो, या आप किसी भी चीज को लेकर नहीं किया जा सकता, अमीर गरीब को भी लेकर। आगे है तीसरी बात, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त होते हैं, है ना भैया? चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन सबको क्या होगा? समाज समान अवसर होगा। बस एक चीज है कि उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना भाई? अब आगे, इन प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और न्याय और समाज की स्थापना करना होता है ना? कानून के समक्ष समानता, कोई जाति लिंग आधार पर कोई भेदभाव ना करना, और समान अवसर प्रदान करना, ये हमारे तीन प्रमुख था जो कि सरकार के सामने सबको समान रखा जाता है कानून के सामने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब बात करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत छह मौलिक स्वतंत्रताओं का वर्णन करते हैं। मतलब जो हमारे छह अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, आपको पता है ना, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, धार्मिक, संवैधानिक उपचार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये छह अधिकार है ना। तो उसमें एक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो स्वतंत्रता के अधिकार की छह बातें बतानी है। अब ध्यान समझते हैं, देखिए प्रमुख छह बातें निम्नलिखित है। देखिए पहला क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब क्या? बोलने के अधिकार। क्या? बोलने का अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात रखने का अधिकार। ठीक है, जैसे हम जर्नलिज्म से भी मिला के देखते हैं। उसके बाद है शांति सभा करने की स्वतंत्रता। क्या? शांति तरीके से या शांतिपूर्ण तरीके से सभा बैठाकर बातचीत करने की स्वतंत्रता। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
फिर है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वन शॉट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को ये सब याद होगा, बस रिवीजन के तौर पर समझो इसको अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और एग्जाम में 100% है आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगी, सारी चीजें बुक से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ध्यान में रखते हुए सब चीजों को बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए, किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता। फिर एक किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। ये हमारे 6 अधिकार बता दी जो कि स्वतंत्रता के अधिकार अंदर आता है। फिर से एक बार बताता हूँ, बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद किसी भी स्थान पर निवास यानी रहने की स्वतंत्रता, फिर एक किसी भी पेशा या व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये स्वतंत्रताएं नागरिकों के सार्वजनिक विकास के लिए आवश्यक है, हालांकि इन पर सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं, ठीक है भाई। आप चलते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सारे अधिकारों के बारे में बात करें, कुछ भी नहीं छूटेगा आपके, ठीक है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन करते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्ति को अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा देता है। अमानवीय व्यवहार मतलब समझते हो ना, जिसे हम कहते हैं जानवर की तरह बर्ताव कर रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है ना, तो उससे बचाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, शोषण के अधिकार व्यक्ति को अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा देता है। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी मतलब समझते हो ना क्या होता है, जिसमें मतलब उसे पकड़ के काम करवा लेते हैं और उसे खाने योग्य भी खाना नहीं देते हैं, समझ, तो उस तरीके से शोषण करना। फिर है मानव व्यापार, मानव व्यापार मतलब समझते हो ना, मानव तस्करी से कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाल श्रम को प्रतिबंध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक उद्योगों में काम कराना क्या है, अपराध है। ये शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है मानव व्यापार का अर्थ है व्यक्ति को वस्तु की तरह खरीद या फरोख्त यानी खरीद या बेचना करना है, जिसे संविधान ने दंडनीय अपराध घोषित किया है, ठीक है। तो मानव व्यापार के बारे में भी पता चल गया आपको। यह अधिकार कमजोर और निर्धन वर्गों की रक्षा करता है तथा मानव गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार था, 3 मार्क्स में आया हुआ है ये, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं अब आगे, आगे की बात करते हैं। तो देखिए, किस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था को स्थापित करने में मदद करता है। मतलब हमसे बोला है स्वतंत्रता का अधिकार धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब तो आपको पता है ना, मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है ना। राज्य हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको समझते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में सहायता करता है, ठीक है। यह प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति और धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है ना, अपने अपने विचार रख सकता है, अपने अपनी बातें बोल सकता है, अपने अपने धर्म को पालन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है। फिर उसके बाद है राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता और ना ही किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है, ठीक है ना, तो ये भी चीज है। फिर इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक सहिष्णुता, समानता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देता है, जिसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज है आपका स्वतंत्रता किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष राज्यों को बनाता है, ठीक है। आप चलते हैं आगे, तो आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आज्ञा, जिसे हम रीट कहते हैं ना, रीट मतलब होता है आज्ञा देना, आदेश होता है, रीट एक, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। रीट क्या है, इसे जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है, मतलब रीट कौन जारी करता है। तो आप समझते हैं इसको, क्वेश्चन को काफी बार आया हुआ है। देखिए अब आप सोच रहे हो कि सर आप 12 बोल लो काफी बार, क्योंकि हर अलग अलग पेपरों में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए आज्ञा पत्र जिसे रीट कहा जाता है, न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, क्या, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं ना हमारे कोर्ट, इनके द्वारा जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। और यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय के रीट की मांग कर सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए क्या है, भारत में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। किसको मिला है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रमुख रीट ऐसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये रीट नागरिकों को न्याय दिलाने में अत्यंत सहायक होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रीट है, ठीक है।
अगर इसके बारे में आपको डीपली जानना है तो मैंने इसके चैप्टर पढ़ा रखे हैं, पूरे पूरे नोट्स वन शॉट पढ़ा रखा है, उसमें सब चीज़ को डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसे भी जाकर आप क्लास खत्म होने के बाद देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मौलिक अधिकार न्याय संगत है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार न्याय संगत है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब देखो दोस्तों ध्यान से, मौलिक अधिकार न्याय संगत है क्योंकि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। यदि राज्य या कोई संस्था इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है, ठीक है, कर सकता है। न्यायालय ऐसे कानूनों को भी रद्द कर सकता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। मतलब मान लो कोई न्यायालय मतलब कोई कानून बनाया गया संसद के द्वारा, अब वो न्यायालय में जाता है ना पहले देखने के लिए कि सही है कि नहीं है, तो न्यायालय क्या करता है, उन कानूनों को रद्द भी कर सकता है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध होते हैं ऐसे कानून, ठीक है। फिर उसके बाद है, इसी कारण मौलिक अधिकार केवल कागजी अधिकार नहीं बल्कि वास्तविक और प्रभावी अधिकार है जो नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मौलिक अधिकार बिल्कुल न्याय संगत है, न्यायालय के द्वारा लागू की जाती है, और कोई भी कानून बनते हैं तो मौलिक अधिकार को देख के ही बनाया जाता है, कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए भाई, अब चलते हैं आगे। आगे समझेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के सभी प्रावधानों का वर्णन करो। अब देखो स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान क्या है, ठीक है, सभी प्रावधान के पहलुओं के बारे में बताना है, तो ध्यान से देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संगठन निर्माण, आवागमन, निवास और व्यवसायिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो कि हमने ऊपर 6 के 6 इसको पढ़ लिया था अच्छे तरीके से, ठीक है। आप देखिए, इसके साथ साथ यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी सुनिश्चित कराता है, ठीक है। फिर है, किसी व्यक्ति को बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार अवैध गिरफ्तारी और अत्यधिक दंड से भी सुरक्षा देता है। मतलब आप किसी को पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकते हो, ठीक है ना, आप किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हो, ये काम है, उसको स्वतंत्र होकर उसका जीवन जीने का अधिकार है उसके पास, ठीक है। फिर है, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई हो ऐसे आना जाने का, ऐसे कि देश में कोई टेररिज्म हो रहा है या कोई बीमारी आ गई, तो ऐसे में लोगों को कहा जा सकता है कि आप अपने घर से बाहर मत निकलिए, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत प्रतिबंध लग सकता है, वो भी उनके सुरक्षा के लिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं 86वें यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए शिक्षा के अधिकार का उल्लेख कीजिए। क्योंकि शिक्षा पढ़ रहे हो तो इसका तो ये इंपॉर्टेंट बनता ही है, तो जरा ध्यान से देखिए। 86वें यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, ठीक है, 21A को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है, यह अधिकार राज्य को बाध्य करता है कि वह प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक मतलब तो जानती होगी पहले से 5वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराए, साथ ही माता पिता और अभिभावकों को भी यह कर्तव्य है कि वह बच्चों को शिक्षा दिलाए, मतलब उन्हें स्कूल भेजे तैयारी व्यार करके, ठीक है। फिर उसके बाद है, इस अधिकार का उद्देश्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने से है, ठीक है। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन है जो कि 21A में रखा गया है इसको, इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है, इसमें सबको देने की, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आपके जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं खत्म होते हैं इस चैप्टर के। बाकी के चैप्टरों के भी मैंने इसी तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से बना रखी है वीडियो, उसे भी जाकर देख लेना। अगर ना मिले दोस्तों तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी जाकर देखना। और हिस्ट्री भी है अगर आपके पास, तो हिस्ट्री के भी चैप्टर चल रहे हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, उसे भी जाकर आप देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।